हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस। ठीक है, जहां मैं हर दिन आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल वगैरह या इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक जो चल रहा है, तो आज मैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए लाया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आपका ओपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ, देखिए क्या है। आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओपेक प्लस, ग्रीन हाइड्रोजन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एनआरसी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सारे टॉपिक को मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा और हर एक टॉपिक के बाद एक क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, जिसको आप वीडियो पॉज करके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। ठीक है, और ये कंप्लीट जो पीडीएफ है, आपको मेरे सेशन के बाद मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जो कि हमारा ओपन टेलीग्राम ग्रुप है। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और ये कंप्लीट पीडीएफ उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपने हम टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज क्वेश्चन भी देते हैं डेली, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो आज जो है टॉपिक मैंने जो चूज़ कर रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूँ कि जो ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है, डेफिनेटली ये आएगा आपका ओपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, या फिर मेंस में इसका आपको रिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक को आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे जैसे आपका मेंस भी आंसर राइटिंग में हेल्प होगा, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला टॉपिक, जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है क्या? तो जैसे हमारा ये पहले तो ये प्रोविजन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें ये बोलता है कि जो सरकार को, द स्टेट शैल एंडीवर टू डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड ऑफ एवरीवन, फॉर द कॉमन गुड ऑफ द कम्युनिटी। जितना भी मटेरियल रिसोर्सेज है हमारा, ठीक है, जो इंडिया में पाया जाता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए ताकि उस सोसाइटी के लिए बेनिफिट रहे। इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 39C। ठीक है, वो क्या बोलता है कि द स्टेट मस्ट ट्राई टू प्रिवेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ फॉर इन ए सिंगल पर्सन। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अंबानी का, सारा अगर इंडिया का पूरा पैसा अगर उसके पास ही कंसेंट्रेट हो जाए तो वो दिक्कत है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो आर्टिकल 39B और C दोनों मिला के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डीपीएसपी में। ठीक है, आर्टिकल 39C से तो ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ रखा है कि द प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इट रिलेट्स टू विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन में आपको दिया था फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो प्रोविजन है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, इट फाउंड्स इट्स रेलिवेंस और इट फाउंड्स इट्स ऑब्जेक्टिव इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो 39B और 39C बहुत इंपॉर्टेंट है। 39B इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज या कल जजमेंट देगा कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिटी का प्रॉपर्टी है कि नहीं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए। क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम कम्युनिटी का प्रॉपर्टी का दर्जा दे सकते हैं? ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि जो वक्फ बिल भी चल रहा है। ठीक है, जैसे आपका जो वक्फ बिल के मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, तो उनके जो मुस्लिम्स के जो प्रॉपर्टी थे, ठीक है, जो वक्फ प्रॉपर्टी बोलते हैं, अब उनको सरकार ले रहा है। ठीक है, जो भी उनका प्रॉपर्टी या लैंड है, उनको जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपने अंडर लिया जा रहा है। तो अब उनके जो लोग हैं, अब वो लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में क्लियर करने वाला है। क्या वो उनका वर्क प्रॉपर्टी जो उनको दिया गया है, सरकार उससे वो प्रॉपर्टी ले सकता है या नहीं ले सकता है? ठीक है, अभी भी वो अनक्लियर है, बट आपको कल जानने को मिल जाएगा कि क्या जजमेंट है। जैसे ये मिले, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू डिलीवर वर्डिक्ट ऑन राइट्स टू प्राइवेट मटेरियल वेल्थ ऑन November 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 39B 39C का आप बाई हार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो बेयर एक्ट है इसको आपको याद रखना पड़ेगा और कहाँ पे आता है, डेट इज पार्ट 4। ठीक है, अंडर डीपीएसपी। आर्टिकल 39C, ये रेफरेंस देखो, ये बोला द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बेस्ड ऑन द पिटीशन फाइल्ड बाय पार्टीज इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन दैट प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी टेकन ओवर बाय द स्टेट अंडर द गार्ब ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ आर्टिकल 39B एंड 39C। है ना, जैसे आपका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो क्लेम कर रहे हैं कि स्टेट आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी ले नहीं सकता। इसके और एक क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट उसको एक 44th अमेंडमेंट 1978 ने उसको हटा दिया है फंडामेंटल राइट से। अभी बस वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो राइट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कल जानने को हमें मिलेगा कि जो वक्फ बिल, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, ठीक है, WAQF वक्फ प्रॉपर्टी, वो क्या उसको स्टेट ले सकता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करिए और सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए।
आते हैं फिर दूसरा टॉपिक पे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बहुत उससे पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, है ना। तो ऐसे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इनमें से क्या होता है, जो ओपेक में जितना कंट्रीज आते हैं ना, ये वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 30% क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये जो कुछ कंट्रीज मिलके, क्या कंट्रीज, इसको मेंबर कंट्रीज याद रखिएगा, पूछता है कि ओपेक में कौन कौन सा कंट्रीज आते हैं, 5-6 कंट्री दे देगा, एक नहीं, एक कंट्री कहीं बाहर से दे देगा। तो इसको आपको याद रखना, ओपेक में कौन सा कंट्रीज है, अल्जेरिया, एंगोला, ग्यूना, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, ठीक है। 5, 10, 13 कंट्रीज आपका बनते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। अब ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस में, ठीक है, और एक क्वेश्चन को पूछता है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये देखो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे होगा, इसका हेडक्वार्टर पूछता है वीना, ऑस्ट्रेलिया में। ओपेक इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट द बागदाद कॉन्फ्रेंस बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। देखो ये भी याद रखोगे, ये जो 5 कंट्रीज है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये आपका क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स है, ठीक है। उसके बाद और कंट्रीज ऐड हुई, कुल मिला के अभी ओपेक में कितना कंट्रीज थे, 13 कंट्रीज थे, बट फाउंडिंग मेंबर आपको याद करना होगा ये ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। फिर आपका हेडक्वार्टर पूछता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वीना में। अब ओपेक प्लस में क्या होता है ना बच्चों, देखो ओपेक प्लस में रशिया जैसे कुछ कंट्री जुड़ जाते हैं, और वर्ल्ड में जो 30% था ओपेक का, जो मार्केट बेस था, 30% ऑफ क्रूड ऑयल जो वर्ल्ड में सप्लाई करता था ओपेक, रशिया जैसे कंट्री मिल जाते हैं, इससे क्या होता है, वो परसेंटेज बढ़ जाता है। अब ओपेक प्लस वर्ल्ड का 40% आपका क्रूड ऑयल सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में। ओपेक प्लस में कंट्रीज देखिए क्या क्या आ जाएगा आपका, अजरबैजान, जो 13 मेंबर्स थे वो तो ठीक है ना। प्लस में क्या आएगा, जो ओपेक जो प्लस है इसमें आपका आएगा 13 मेंबर्स अलॉन्ग विद अजरबैजान, बहरान, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान, ठीक है। ये रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपेक प्लस का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो ये जो मिल जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड में कितना % क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं, 40% क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ओपेक। इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है इस बार आपका ओपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन दे रखा है, फाउंडिंग मेंबर्स पूछ रखा है, इसको आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स पे आंसर कमेंट करिए। फिर आते हैं आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ग्रीन 3 टाइप का हाइड्रोजन हमारे पास है, मतलब प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है और ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ कि ये होता क्या है, बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है। ठीक है, तो मैं इस टाइप से कर लेना, पहले मैं ले लेता हूँ ग्रे हाइड्रोजन ले लेता हूँ, फिर लेता हूँ ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है, और लास्ट में मैं लेता हूँ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक। तो देखिए हाइड्रोजन तो आप जानते हैं इट इज़ अ फ्यूल है, फ्यूचर में जो फ्यूल है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, क्योंकि उसको हम क्या मानते हैं, क्लीनर फ्यूल है, ठीक है। पहला तो ये रिन्यूएबल है, प्लस इट इज़ क्लीनर फ्यूल एज कंपेयर टू अदर फोसिल फ्यूल, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है अभी फ्यूचर जो वो हाइड्रोजन फ्यूल पे निर्धारित होगा, बेस्ड होगा। अब हाइड्रोजन का प्रोडक्शन प्रोसेस से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। याद रखिएगा क्या प्रोसेस डिफ्रेंशिएट करता है, इट्स प्रोडक्शन। किस तरीके से हम हाइड्रोजन बना रहे हैं वो तरीका डिसाइड करता है कि हम उसको ग्रे हाइड्रोजन में रखेंगे या ब्लू हाइड्रोजन में रखेंगे या फिर ग्रीन हाइड्रोजन में रखेंगे। तो बच्चों याद रखना, ग्रे हाइड्रोजन जो अभी जो चल रहा है, जब हम फोसिल फ्यूल, देखिए हाइड्रोजन हम कैसे बनाएंगे, सबसे इजी तरीका जो हाइड्रोजन का है बनाने का, H2 वाटर से, H2 विल गिव यू व्हाट, H2 + O2, ये हाइड्रोजन चाहिए। अब वाटर को आपको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होगा, है ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। ये एनर्जी कहाँ से लाएंगे, तो ग्रे हाइड्रोजन बनाने में जो एनर्जी होता है ना, वो हम लाते हैं कहाँ से, फोसिल फ्यूल को बंद करके, फोसिल फ्यूल को बंद करके ये एनर्जी लाते हैं, जिससे हम हाइड्रोजन जो H2 है वो मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हाइड्रोजन पाते हैं। तो इसमें जो ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसमें क्या यूज कर रहे हैं, फोसिल फ्यूल। तो फोसिल फ्यूल तो इटसेल्फ इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और प्लस ये क्या एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, जो अभी तक मेजरली जो अभी जितना भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे चीपर तरीका भी यही है, ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन द चीपेस्ट, जो ग्रे हाइड्रोजन बनता है ना, याद रखिएगा, इट इज द चीपेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। क्योंकि फोसिल फ्यूल है, कोल बंद कर दो, पेट्रोल बंद कर दो, है ना, बंद कर लो, उससे आपको हम जो एनर्जी है हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए वो मिल रहा है। इजी है, पेड़ जला दो, पेड़ जला के मतलब वुड से एनर्जी ले सकते हैं, कोल से एनर्जी ले सकते हैं, बट इसका जो डीमेरिट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। सेकंड जो कैटेगरी आपका आता है वो है क्या, ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन अगेन हमें चाहिए हाइड्रोजन, तो इसमें जो ब्रेक करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हम एनर्जी सेम आइदर यूज कर सकते हैं, आपका फोसिल फ्यूल भी एनर्जी यूज कर सकते हैं, इसमें भी होता है, बट यहाँ पे या फिर न्यूक्लियर एनर्जी भी कर सकते हैं ब्रेक करने के लिए। बट यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, उसको हम ट्रैप करके रखते हैं। ब्लू हाइड्रोजन जब हम जनरेट करते हैं तो बच्चों याद रखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको हम ट्रैप करके रखते हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे चीपेस्ट है। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है उसको ट्रैप या सिक्वेस्ट्रेट करने के लिए कुछ पैसा लगाते ही नहीं है। बट ब्लू हाइड्रोजन क्या है, इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, इसको ट्रैप करके रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, इस पे थोड़ा खर्चा होगा आपको, तो ये इससे कंपैरेटिवली ग्रे हाइड्रोजन से थोड़ा महंगा होगा। और सबसे एक्सपेंसिव और सबसे क्लीनर हाइड्रोजन है वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन। अगेन इसको अगर ब्रेक करेंगे हम, इसमें जो ब्रेक करने को वाटर मॉलिक्यूल को जो एनर्जी चाहिए ना, वो हम कहाँ से लाते हैं, वो लाते हैं हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी यूज होता है वो रिन्यूएबल सोर्स होता है। बट क्या है, ये सब एनर्जी तो सेट करने में बहुत कॉस्टली होता है, सोलर पावर पर लगाना बहुत कॉस्टली होगा, विंड एनर्जी तो और उससे ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो सबसे क्लीनेस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन, बट इसके लिए बहुत हेवी प्राइस पे करना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इतना रिलीज नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्लीनर एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। प्लस सबसे कॉस्टलीस्ट मेथड यही होता है, सबसे कॉस्टलीस्ट ग्रीन हाइड्रोजन है। तो हमारा एक मिशन भी है, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। तो वो भी मिशन में हम यही ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ाया जाए, ताकि जो हाइड्रोजन जो फ्यूल है बहुत ही कम्बस्टिबल फ्यूल है ना, बहुत कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल है और बहुत क्लीनेस्ट फ्यूल है। बट प्रोडक्शन हम अभी ग्रे हाइड्रोजन पे बेस्ड है, हमें ग्रीन हाइड्रोजन में और टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसकी वजह से मिशन ग्रीन हाइड्रोजन का लॉन्च हो रखा है। तो कमिंग टू टॉपिक अगेन, ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊँ, आपको दे दिया हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हम बनाएंगे। और एक बात इसमें है, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये जो ये ग्रीन हाइड्रोजन का जो सेटअप करने वाला है, क्यों ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए न्यूज़ में, ये जो कालका शिमला रूट में जो टॉय ट्रेन है ना, टॉय ट्रेन चलाने के लिए वो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। तो इसमें ये कालका शिमला रूट टॉय ट्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो जो भी बच्चों यूनेस्को हेरिटेज साइट होता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रीलिम्स के लिए। तो कालका शिमला रूट में जैसे मूवी में देखे रहेंगे आप, बर्फी में जो टॉय ट्रेन में जैसे जाता है रणबीर कपूर, है ना, तो उसमें आप देखेंगे जो टॉय ट्रेन शिमला का जो फेमस टॉय ट्रेन है, जो आपका शाहरुख खान का परदेश कौन सा मूवी था, वो छैया जो गाना, उसमें भी जो टॉय ट्रेन दिखाया गया है, तो ये कालका शिमला रूट में है। तो ये इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी वो टॉय ट्रेन को लोग ग्रीन हाइड्रोजन से रन करने का सोच रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन में आपको दिया हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स पे आंसर डालेंगे। ठीक है, आते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ही है। पहले तो जैसे पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांधवगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये पार्क है, इसमें टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी इसी पार्क में पाया जाता है ना। इंपॉर्टेंट फिर हो गया, वर्ल्ड का बोल सकते हो या इंडिया का सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, टाइगर का डेंसिटी है, दैट इज़ रॉयल बंगाल टाइगर का, वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, बट बांधवगढ़ नेशनल पार्क में क्या है, टाइगर का डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइगर का, इट इज टॉप हाईएस्ट इन द कंट्री। विच टाइगर, दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। प्लस ये नेशनल पार्क इसलिए और फेमस है क्योंकि बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में जो व्हाइट टाइगर का जो लिंकेज है
जितना ही व्हाइट टाइगर का लिंकेज सब यही बांधवगढ़ नेशनल पार्क से ही पाया गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये नेशनल पार्क है। एक तो व्हाइट टाइगर का जो लिंकेज है प्लस रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, वर्ल्ड का या इंडिया का सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी इस पार्क में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है आपका इस बार बांधवगढ़ नेशनल पार्क। देखिए क्या है इसमें चीफ मिनिस्टर वहाँ पे ह्यूमन जो मैन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा बांधवगढ़ पार्क में हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली 8 एलिफेंट वहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूट हो रखे हैं या ह्यूमन से लड़ाई हो रही है, जो मैन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें हो रखा है। स्टिल आप ये पॉइंट याद रखोगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज नोन फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। द डेंसिटी ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ बांधवगढ़ इज हाईएस्ट नोन इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। देखो इंडिया एंड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो रॉयल बंगाल का टाइगर है इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट जो टॉपिक है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो एनआरसी क्या है बच्चों, जो भी एक टाइप का रजिस्ट्री होता है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाएगा। इसमें आपको डिफरेंस समझना है। एक इससे पहले एक न्यूज़ में चल रहा था आपका एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और एक होता है आपका एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर ऑफ सिटीजन्स। तो एनपीआर एनआरसी से पहले ये एक्सरसाइज करा जाता है। एनपीआर इसमें क्या होता है, जितने भी रेसिडेंस होता है, ठीक है, उसका डेटा या उसका रजिस्ट्री होगा। जरूरी नहीं वो रेसिडेंस इंडियन सिटीजन होगा, और ब्राज़ील से आ सकता है, यूरुग्वे से आ सकता है, ईरान से आ सकता है, जो भी इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं वो सबका डिटेल एनपीआर में रिकॉर्ड होगा। बट ये फर्स्ट एक्सरसाइज है फॉर एनआरसी। उसके बाद एक बार एनपीआर बन जाएगा उसके बाद एनआरसी का एक्सरसाइज होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप का रिकॉर्ड रहेगा। ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ अभी तक आसाम में हुआ है। इसको प्लानिंग किया जा रहा है कि सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कैरी करने के लिए। आसाम में हो रखा है एनआरसी का, आसाम इज द ओनली स्टेट टू कैरी आउट दिस एक्सरसाइज। बट अभी जब तक एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री नहीं बनता तब तक एनआरसी पे हम नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे आसाम में कितने 1 करोड़ समथिंग लोग को सिटीजनशिप नहीं दिया गया था, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है। फिर ये न्यूज़ में इसलिए है बच्चों, देखो क्यों न्यूज़ में, मणिपुर नॉन नागा थड़ाऊ कम्युनिटी लैंड सपोर्ट टू एनआरसी। देखिए इसका इंपॉर्टेंट इसमें ये भी बन जाता है एनआरसी के साथ साथ आपको थड़ाऊ कम्युनिटी है। थड़ाऊ कम्युनिटी आपको पूछेगा किस कहाँ का ट्राइब है या कम्युनिटी है, मणिपुर का ट्राइब है, ठीक है। जैसे आपका कुकी जो मिजो ये भी तुम्हारा कहाँ का ट्राइब है, मणिपुर का। तो थड़ाऊ कम्युनिटी न्यूज़ में है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एनआरसी एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में दे दिया, आसाम इज द ओनली स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टू हैव दिस एक्सरसाइज एनआरसी, ठीक है। तो हमारा रिसेंट बैच 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट क्लास, लाइब्रेरी फैसिलिटी ईच एंड एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इस दिए गए नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं। 11 नवंबर हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 11 नवंबर को। इसमें आपको सारा फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करना जरूर मतलब भूलिएगा मत, जरूर करिए। फिर मैं आपके साथ कल मिलता हूँ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।